तो आज हम लोग बात करेंगे एरिया एंड वॉल्यूम की। एरिया एंड वॉल्यूम ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्लास 8th में 7th में भी मान सकते हैं इंट्रोड्यूस किया जाता है। बच्चे बहुत सारे फॉर्मूले याद करते हैं, लेकिन फॉर्मूलों का मतलब क्या होता है, वो फॉर्मूले आते कैसे हैं, क्योंकि ये सबकी जरूरत है। अपने को क्लास 11 12 में हर एक बेसिक बात की जरूरत है जो हम लोग पहले से या तो याद कर चुके हैं। जैसे मैं कुछ देर के लिए अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, तो क्योंकि 10th में ही पढ़ना था और बहुत बच्चों को ये याद भी होगा, 4/3 πr क्यू। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि ये 4/3 πr क्यू आता कैसे है, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिस बात को एक्सप्लेन कर दे कि 4/3 πr क्यू कैसे आता है। या मान लो सबसे बेसिक सवाल, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट कैसे आता है। तो ये कैसे आता है, जितनी भी बातें हैं, ये क्लास 11 12 में हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, और कायदे से हमको प्रूफ करने आना भी चाहिए। ठीक है, आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये प्रूफ करने हमको आना चाहिए। क्लास 11th में हम इतना कुछ सीखते हैं कि हम इजीली इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो पहले मैं प्रूफ वगैरह पर नहीं जाऊंगा, पहले धीरे धीरे चीजों को समझते हैं। जहां पर कैलकुलस की जरूरत नहीं भी है, क्या हम वो भी चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये देखो। तो सबसे बेसिक मैं एरिया की बात करूंगा, उसके बाद फिर वॉल्यूम पर जाएंगे। और सबसे बेसिक डायग्राम अगर किसी बच्चे के लाइफ में आया है, वो है रेक्टेंगल। ये सबसे बेसिक डायग्राम होता है। लेंथ, विड्थ और इसका एरिया। सबसे पहले बात करेंगे पेरीमीटर की। पेरीमीटर भी बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, रट्टा मार याद करते हैं। पेरीमीटर, देखो एरिया जो होता है ना, ये एरिया, ये एक 2 डायमेंशनल फिगर है। 2D, 2D मतलब 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? 2 डायमेंशन जब भी बोला जाता है, मतलब दिस इज लाइक अ प्लेन। प्लेन की बात होती है। जैसे जिस जमीन पर हम चलते हैं, प्लेन है वो। जिस पेज पर हम लिख रहे हैं, प्लेन है वो। ये जो स्क्रीन तुमको दिख रहा है, ये प्लेन है। तो जो भी हम लोग ने एरिया पढ़ा है, लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, और भी क्वाड्रिलेटरल, और भी तरह तरह के डायग्राम हम लोग ने पढ़े हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो ये सब किसी न किसी प्लेन में रखे जा सकते हैं। अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में वॉल्यूम क्या होता है, तो 3D ऑब्जेक्ट होता है, जैसे स्फीयर। स्फीयर को किसी प्लेन में नहीं रख सकते हो, वो स्पेस में होता है। सिलेंडर किसी प्लेन में नहीं होता। क्यूब प्लेन में नहीं होता। क्यूबॉइड, कोन, ये सब प्लेन में नहीं होते। ये सब 3 डायमेंशनल फिगर्स है। तो 3 डायमेंशनल फिगर को प्लेन में नहीं रख सकते। और प्लेन जो है, अब जैसे पेरीमीटर, व्हाट इज दिस पेरीमीटर, इसका मीनिंग क्या है पेरीमीटर का? तो याद रखना कि पेरीमीटर को समझने का सबसे सिंपल तरीका है, वो ये है कि कोई भी फिगर, जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया है, ये रेक्टेंगल अपना रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल को बनाने के लिए अगर मान लो हमने एक थीन वायर यूज किया रहता, तो उस वायर का लेंथ कितना होता है? जैसे मान लो हमारे पास एक लंबा सा ऐसा वायर है, ये वायर है, और इसी को फोल्ड करके, सिंगल फोल्ड, हमको रेक्टेंगल बनाना है। तो ये वायर कितना बड़ा होना चाहिए ताकि ये रेक्टेंगल बन जाए? तो क्लियरली तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये लेंथ एल है, और ये लेंथ एल है, ये तो दिया ही हुआ है। और ये भी आमने सामने के साइड्स बराबर होते हैं, तो ये भी हो जाएगा और ये भी एल हो जाएगा। तो ऊपर में एल, नीचे में एल, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो टोटल पेरीमीटर बेसिकली क्या होगा? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। और इसी को मैथमेटिकली तुम लोग लिखते हो 2 टाइम्स एल प्लस बी। यही हो जाता है हमारा एरिया, सॉरी, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब होता है चार दीवारी।
किसी भी फिगर का पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी चार दीवारी, सबका लेंथ का सम। अगर मान लो ये रेक्टेंगल नहीं होता, स्क्वायर होता है, जस्ट एज्यूम इट, ये स्क्वायर होता है। ये हमारा स्क्वायर है, साइड लेंथ हमने मान लिया ए। तो ए साइड लेंथ अगर मान लिया, और इसका भी अगर इसी को इसको भी फॉर्म करना हो तो क्या करेंगे, एक वायर लेंगे जो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा। अब उसी लॉजिक से अगर तुम देखो तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 टाइम्स ए। तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है, फेंस, जिस चीज से उसको बाउंड्री किया गया है उसका लेंथ। और उसके लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कैसा भी ज्योमेट्रिकल फिगर दे दिया जाए तो यू कैन सिंपली ऐड, सारे लेंथ को ऐड कर दो। ट्रायंगल में भी यही करना है। एरिया क्या होता है, तो एरिया जो होता है ना, ये 2 डायमेंशनल स्पेस होता है। जैसे ये जो शेड कर रहे हैं ना हम, ये जो शेड कर रहे हैं ये होता है एरिया। दिस इज कॉल्ड एरिया। ये पूरी जगह को बोलेंगे एरिया। जैसे लैंड, लैंड की खरीद बिक्री होती है तो तुम देखोगे उसमें अपन सिर्फ लेंथ इंटू विड्थ पर पेरीमीटर नहीं बताते, ऐसा नहीं होता कभी भी। रेट अगर पूछोगे बिल्डर या फिर जो भी प्रोमोटर्स होते हैं, तो वो लोग जब लैंड की बात होगी तो 3,000 रुपये स्क्वायर फीट, ऐसा 2,000 रुपये स्क्वायर फीट, 500 रुपये स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट, ऐसा नहीं कि उसको ऐसा लेंथ का और विड्थ का ऐसा नहीं बताते। स्क्वायर फीट मतलब एरिया, उतने जगह का कितना प्राइस है। जैसे मान लो एक बड़ा सा प्लॉट है, ये एक बड़ा सा प्लॉट है, किसी भी शेप का हो सकता है प्लॉट, और उसने क्या किया, 1 स्क्वायर फीट का रेट बता दिया, मतलब इतने से जगह का रेट बता दिया। अब इसमें कितने स्क्वायर फीट है तो पूरा एरिया में से डिवाइड कर देंगे वो 1 स्क्वायर फीट को, उतना स्क्वायर फीट हो जाएगा। लेंथ स्क्वायर फीट में, विड्थ स्क्वायर फीट में, सॉरी फिट में, ये भी फिट में, ये भी फिट में। और जब एरिया निकाल देंगे तो बेसिकली ये पूरी जगह हो जाएगी। अब इसका कितना रेट होगा ये पता चल जाएगा, 1 स्क्वायर फीट के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया मतलब होता है जगह। और ये रेक्टेंगल का एरिया दैट इज द सिंपलेस्ट वन, ये सबसे सिंपल होता है, ये होता है सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर यही कॉन्सेप्ट ए स्क्वायर में लगा दे तो ये, क्योंकि इसका लेंथ भी ये है ब्रेथ भी ये है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो अगर हमको चीजें क्लियरली पता हो तो बहुत सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, और बहुत सारे फॉर्मूले हम फॉर्मुलेट कर लेंगे। हमको लॉन्ग टर्म में एकदम रट्टा मार याद करके रखना है, और फिर अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ, कुछ करना हुआ तो दिक्कत, ऐसा नहीं करना है। अपने को चीजें अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ये सबसे बेसिक चीज है। इसके अलावा ट्रायंगल, ट्रायंगल एक शानदार फिगर है, और ट्रायंगल के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग ने पढ़ा है। मैं अभी के लिए एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाता हूँ, इक्विलेटरल आइसोसेलेस ऐसा कुछ नहीं, एक जनरल ट्रायंगल बनाता हूँ, 3 साइड से घिरा हुआ ये एक फिगर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल। अगेन कुछ बातें ट्रायंगल के बारे में समझ लीजिए, जैसे इसको ए बोले, इसको बी बोले, इसको सी बोले। तो जनरली ए के सामने वाले साइड की लेंथ को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बी के सामने वाले साइड लेंथ को स्मॉल बी से, और सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ये नॉर्मल तरीका है। स्मॉल ए इज द बेसिकली लेंथ ऑफ बी सी। अगर एकदम एक्सप्लिसिटली लिखना चाहते हो तो ये बी सी है बेसिकली। बी क्या है तो ये हमारा ए सी है, और सी क्या है, ये हमारा ए बी है। ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए पेरीमीटर क्या होगा, तो जैसे मैंने बताया पेरीमीटर अब किसी भी फिगर का सोचना ही नहीं है, सिंपली ऐड। अगर आपसे पूछा जाए कि पेरीमीटर क्या होगा,
तो पेरीमीटर में आप क्या करो, सिंपली ऐड कर दो a प्लस बी प्लस सी। कभी कभी बात आती है सेमी पेरीमीटर की। सेमी पेरीमीटर, ये वर्ड बहुत ज्यादा तुम लोग अभी पढ़े नहीं होगे, लेकिन अगर पढ़े होगे तो अच्छी बात है। सेमी पेरीमीटर एस से डिनोट करते हैं, और जैसे नाम ही बता रहा है सेमी, हाफ, मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई टू। इसी इसकी भी जरूरत पड़ती है, कहाँ जरूरत पड़ती है मैं बताऊंगा। लेकिन पेरीमीटर निकालने के लिए अपने को टेंशन नहीं है, चाहे वो कैसा भी ट्रायंगल हो, आई डोंट केयर। तुमको तीनों साइड की लेंथ को ऐड करना है, कर दो। अब बात आती है एरिया की। तो ट्रायंगल का जो एरिया का बेसिक फॉर्मूला है, एरिया का जो बेसिक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का शॉर्ट फॉर्म है। ऐसा सिंबल बना दिया ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है मैं आज डिराइव नहीं करने वाला। अभी के लिए मेरे को मान के चलना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला होता है। एक समय आएगा जब हम तुमको कैलकुलस सिखा रहे होंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो ये सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से बहुत इजीली प्रूव होते हैं, और एक्चुअल प्रूफ वहीं से आता है, कोई भी चीज कैसे फॉर्म किया ऐसा। लेकिन अभी के लिए बस हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी बातें हैं जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जैसे ये बेस और ये हाइट। उनको लगता है कि जो नीचे वाला साइड है वो हमेशा बेस होगा और हाइट हमेशा यही होगा। जैसे मान लो एक ट्रायंगल में बनाता हूँ, जैसे ये ट्रायंगल मैंने जो बनाया उसी पर देखो। उनको लगता है कि ए हमेशा बेस की तरह एक्ट करेगा, और ये परपेंडिकुलर हाइट इज लाइक दिस। परपेंडिकुलर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस हमेशा ए होगा, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमको किसको लेना है बेस। जैसे एक डायग्राम यहां पर देखिए, मान लो एक ट्रायंगल है। मैं जानबूझ के थोड़ा से आड़े तिरछे ट्रायंगल लूंगा ताकि थोड़ा चीजों को समझ आ सकूं। ये एक ट्रायंगल है, अगेन ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये साइड लेंथ हो जाएगा ए, ये साइड लेंथ हो जाएगा बी, और ये साइड लेंथ हो जाएगा सी। अब हमको सी को बेस लेना है, लेट्स अज्यूम दिस। तो इसका एरिया हम क्या लिख सकते हैं, तो हाफ इंटू बेस, अगर हमको सी लेना है तो सी ही ले लो। अब हाइट क्या लेंगे, तो उसी बेस पर, ये बेस है, इसके सामने वाले मतलब कॉर्नर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। अब देख रहे हो कि यहां से तुम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये तो सी बी पर आए, ए बी पर आएगा ही नहीं, तो एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड कर दो, ये 90 डिग्री, ये हमारा हाइट की तरह काम करेगा। ये दिस इज आवर एच, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो गया एरिया, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से अगर हम बी को अपना बेस लिए होते तो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते ए सी पर। अगर डायरेक्ट ड्रॉ होता तो ठीक, नहीं तो एक्सटेंड करके, जैसे यहां पर थोड़ा सा अगर तुम लोग ध्यान दो, यहां पर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं ए सी को। एक ही डायग्राम में दोनों चीजें दिखा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। ये देखो, ये हमने क्या किया, बी से एसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इसको मैं मान लेता हूं एच डैश, इस लेंथ को। तो एरिया को और क्या क्या लिखा जा सकता है, हाफ इंटू बेस, बी इसके लिए बेस हो जाएगा, और एच डैश हमारा हाइट हो जाएगा। ये भी सही है। और जो नॉर्मल तरीका है, ए को बेस लेके, वो तो सबसे सिंपल है। कैसे, ए को जब तुम लोग बेस लोगे तो उसके उसके सामने वाले से परपेंडिकुलर, ये तो सीधे सीधे यही दिख रहा है, ये एच डबल डैश। तो यहां से एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू एच डबल डैश। तो ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अपने को हर बार बेस ए ही को लेना है, बी ही को लेना है, कि अपना चॉइस होता है। बस हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट है क्या, ये चीज अपने को ध्यान में होना। ये व्हाट इज दिस हाइट,
तो ये सामने वाले कॉर्नर से उस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर का लेंथ होता है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बहुत ज्यादा ही तकलीफ दे रहा है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का ये सिंबल है, एक लाइन बना दिया परपेंडिकुलर एल आर। तो ये सब छोटे छोटे सिंबल्स हैं जो आप लोग ध्यान दीजिए। ये क्या लिखा हमने, ये एक परपेंडिकुलर का सिंबल बनाया, एल आर लिखा, मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, इसको क्या बोलेंगे, इसको एडजेसेंट कॉर्नर, तो एडजेसेंट वर्ड तो सही नहीं होगा, फ्रंट कॉर्नर ऐसे लिख लो। इसके लिए कोई और वर्ड होता है लेकिन मेरे ध्यान में नहीं आ रहा अभी। फ्रंट कॉर्नर, सामने वाले कॉर्नर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है उसको बेस से मल्टीप्लाई करके हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया एरिया। और ये किसी भी वैलिड फॉर एनी ट्रायंगल, ये इसके लिए कहीं कोई कंडीशन नहीं है कि ये सिर्फ इक्विलेटरल के लिए वैलिड है, ये सिर्फ आइसोसेलेस के लिए वैलिड फॉर एवरीवन, वैलिड फॉर ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स। इसी फॉर्मूले को अगर हम एक आइसो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए पहले प्रूफ करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आप लोग को पता है कि तीनों साइड सेम होते हैं। अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दूं, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, थोड़ा सा ऑड बन गया, फिर से बना देते हैं। देखो फ्री हैंड ड्राइंग करनी होती है अपने को हमेशा, कभी भी स्केल नहीं यूज करना है। लेकिन फ्री हैंड ड्राइंग में भी थोड़ा सा डायमेंशन का ख्याल हम लोग को रखना है। ऐसा नहीं ऐसा आड़ा तिरछा बना दो कि देखने से ही समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो एक अंदाज होना चाहिए, विथ टाइम ये सारी चीजें आती हैं। तो आपको पता है ये सारे साइड्स जो हैं ये सब 60 डिग्री के होते हैं, सॉरी एंगल, ये सारे 60 डिग्री के होते हैं। तीनों एंगल बराबर होते हैं, टोटल एंगल 180 डिग्री। तो इससे अब इसका एरिया निकालना है, तो वापस से हमको कॉन्सेप्ट वही यूज करना है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब कोई भी एक कॉर्नर से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये बाइसेक्ट करेगा। मेरा डायग्राम बहुत अच्छे से नहीं बनाया, तो इसका लेंथ कितना होगा, ये h है। तो देखोगे यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, जैसे मैं ए बी सी और डी, ये डी, तो मैं ए बी डी या ए डी सी कोई एक ट्रायंगल बना लो। चलो ए बी डी बना लो, ए बी डी बना लो, ये ए बी डी ट्रायंगल हमने बना लिया, ए बी डी। और ये सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है, मतलब नीचे का जो लेंथ होगा वो L/2 हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आपसे पूछा जाता है ये लेंथ L है, तो पाइथागोरस थ्योरम, यू कैन इजीली यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट दिस लेंथ। ये जो लेंथ है इसको फिगर आउट करने के लिए यूज कर सकते हो। क्या करोगे, तो एल स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, 3L² बाई 4। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो L और 4, एल स्क्वायर जो है वो रूट के बाहर जाके L बन जाएगा, 4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा। सो L/2 √3। और भी तरीके हैं इसको निकालने के, लेकिन क्योंकि तुम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम बहुत बचपन से पढ़ा है तो मैंने यही किया। ठीक है, तो अपने को h मिल गया, वी नो h नाउ, ये हमारा h है। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया हाफ इनटू बेस। बेस, अब देखो, अब ये पूरा ट्रायंगल का एरिया लेना है हमको, सिर्फ एबीडी का एरिया नहीं लेना। एबीडी का एरिया लेना होता है तो सिर्फ बीडी को बेस लेते, लेकिन अगर हमको पूरे ट्रायंगल का एरिया लेना है तो बीसी को बेस लेंगे, तो हाफ बेस हमारा पूरा लेंथ एल हो जाएगा। और हाइट तुमने निकाल के बैठे हैं L/2 √3, तो ये हो जाता है √3/4 इंटू एल स्क्वायर। और यही स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करवाया जाता है कि √3/4 इंटू साइड लेंथ स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कहने का मतलब है कि सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं से आते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से हर फॉर्मूला रट्टा मार याद करना होता है। करना होता है, कुछ याद करना होता है, कुछ प्रूफ होते हैं, सबके प्रूफ होते हैं, कहीं कोई फॉर्मूला ऊपर से नहीं आया है। लेकिन हाँ, हम उस समय छोटे थे तो कुछ फॉर्मूले हमारे समझ के परे थे,
उनका डेरिवेशन हमारे परे था, ये सब डेरिवेशन हमारे से परे नहीं था। बहुत सारे मैथ के टीचर ये सब चीजें जूनियर क्लासेस में सिखाते हैं, लेकिन कुछ टीचर को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता ये सब सिखाने में, वो सिर्फ फार्मूला रटवा के क्वेश्चन बनवाते हैं। और ऐसे बच्चे जो ये सब चीजें नहीं डेवलप करते, उनको 11 12 में तकलीफ होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ से रिलेटेड आने वाली है। उसी तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग फॉर्मूला नहीं बना सकते, उसमें अपने को अगर चाहो तो बना सकते हो, लेकिन सिंपल क्या करना होता है देखो। अगर मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल रहा लाइक दिस, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल रहा, ये एल और मान लेते हैं ये बी। तो अपने को क्या करना होगा, अपने को यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेना चाहिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, तो ये लेंथ यहां से यहां तक हो जाएगा b/2, बाइसेक्ट करता है तो ये भी हो जाएगा b/2, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर ये हाइट पता चल जाए, इफ हाइट पता चल जाए, तो हम लोग एरिया क्या लिख सकते हैं, सेम एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस हमारा हो गया b, और हाइट कितना लिखे, तो देखोगे फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एल हमारा हाइपोटेनियस की तरह बिहेव कर रहा है, b/2 हमारा मतलब बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो h का जो वैल्यू होगा, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तुम इसको लिख सकते हो √L² माइनस b/2 का स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा चीज ही एज इट इज चाहो तो लिख लो, L² माइनस b/2 का स्क्वायर लिखो, या b²/4 कर दो, एक ही बात है। यही हो गया फॉर्मूला, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ऐसे हम छोटी छोटी चीजों से चीजों को रिलेट कर सकते हैं। जो हमारा एरिया होता है वो सिर्फ हाफ बेस इंटू हाइट, ये तो एक फॉर्मूला है ही, इसके अलावा भी फॉर्मूले होते हैं, और कभी कभी वो हमको काम आते हैं। जैसे मैंने बताया था सेमी पेरीमीटर के बारे में, तुम देखो सेमी पेरीमीटर होता है a+b+c/2, पेरीमीटर का आधा सेमी पेरीमीटर, इसके रिलेटेड भी एरिया का एक फॉर्मूला होता है। बहुत सारे बच्चे, कितने बच्चों को सेमी पेरीमीटर वाला एरिया का फॉर्मूला याद है, रेज योर हैंड्स। हैंड रेज का ऑप्शन सबके लिए, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, अच्छी बात है। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला पता है, दैट इज वेरी गुड। हैंड रेज ऑप्शन सबके लिए वर्क करता है, इसलिए सब लोग हैंड रेज कर सकते हो फिलहाल के लिए, अच्छी बात है, दैट इज वेरी वेरी गुड। तो मैं बता देता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला ये भी होता है √S इंटू S-A, S-B, S-C। अगेन इसका भी प्रूफ है, लेकिन कह रहा हूं ना, जैसे सारे प्रूफ में नहीं बता पाऊंगा, कुछ प्रूफ हमारे लेवल पर है जो भी हम देख पा रहे हैं, कुछ प्रूफ कैलकुलस लेवल पर है जो हमने अभी तुमको पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा तो हो सकता है उसके बाद देख लें। लेकिन हमको ये चीजें आनी चाहिए, कभी जरूरत पड़े तो इसको यूज कर सकते हैं। तुम चाहो तो इसको प्रूफ कर सकते हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए इसको प्रूफ करना सबसे आसान है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 3l/2, और उसके बाद ये सारे वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हो कि क्या मेरा √3/4 L² आ रहा है, क्या जरूर आएगा। तो इस तरह से अपन एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला जो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री को रिलेट करके है। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में आपने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आपने देखा होगा मैथ्स के सिलेबस में है। लेकिन जब तक नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं मान के चलूंगा कि थोड़ी बहुत चीजें आपको पता है। तो जैसे एक ट्रायंगल है, लेट्स एज्यूम दिस, ये एक ट्रायंगल है, ये भी एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत बार इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें होंगी। और ये एक जनरल ट्रायंगल है, जनरल ट्रायंगल, कोई भी इसको आइसोसेलेस इक्विलेटरल ऐसा मत एज्यूम करना। और यहाँ पर ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो जैसे मैंने बताया था कि ए के सामने वाले साइड लेंथ को स्मॉल एस है, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी से, और सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी से, ये डिनोट करते हैं। और इस जनरली इसको स्मॉल रखते हैं, स्मॉल ही रखना है, ठीक है, सी।
अब एरिया का क्या क्या और फॉर्मूले हैं, जैसे एरिया, इस एंगल को मैं एंगल ए से डिनोट करता हूं, इस एंगल को मैं एंगल बी से डिनोट करता हूं, और इस एंगल को मैं एंगल सी से डिनोट करता हूं। चाहो तो लिख लो, ये एंगल को भी ए से डिनोट किया, इस एंगल को भी बी से डिनोट किया, इस एंगल को भी सी से डिनोट किया। चाहो तो एंगल ए को बी ए सी ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये तरीका होता है लिखने का। लेकिन अभी के लिए सिर्फ एबीसी से मैं डिनोट कर रहा हूं। तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाफ ए सी इंटू साइन बी। किसी भी दो साइड को अगर लेंगे, और क्या क्या हो सकता है, हाफ बी सी साइन ए, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, हाफ ए बी साइन सी। अब ये फॉर्मूला अगर पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो भी कोई बात नहीं है। एक बार में इसको समझा जा सकता है कि ऐसे हुआ कैसे। जैसे पहला वाला फॉर्मूला, इसी को देख लो, जैसे एक होगा वैसे सारे हो जाएंगे प्रूफ। तो इसमें फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट ही यूज हुआ है। तुम देखोगे तो ए हमारा बेस है, हाफ तो हाफ है ही, ए हमारा बेस है। अब ये सी साइन बी, ये जो पूरा टर्म है ये है क्या, ये है क्या, व्हाट इज दिस। तो तुम अगर एक परपेंडिकुलर को यहां से यहां ज्वाइन करते हो, ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब अपने को ये लेंथ नहीं पता, अभी पहले क्या था, बाइसेक्ट करता था तो अपन इस पॉइंट को डी मान ले तो बी डी हमारा पूरा बीसी का हाफ होगा, ऐसा बोलते थे। लेकिन जनरल ट्रायंगल में ये बोलना सही नहीं है, ये इक्विलेटरल के लिए वैलिड है, आइसोसेलेस तक के लिए वैलिड है, लेकिन जनरल ट्रायंगल में हर बार ये बाइसेक्ट करेगा बीसी को, ये गलत बात है। तुम अलग अलग डायग्राम बना के इसको चेक कर सकते हो, मान लो अगर तुमको नहीं पता है तो। तब इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज होती है, हमने एबीडी ट्रायंगल फिर से बना दिया, ये हमारा एबीडी ट्रायंगल है। और क्लास 10th में अगर ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग ने पढ़ा है तो सिर्फ पता है किस लिए पढ़ा है, इसलिए पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें एक साइड पता है, दो साइड नहीं पता, एक साइड पता है। ये जो हाइट है मैं इसको कुछ देर के लिए एच से डिनोट कर रहा हूं, ये नहीं पता, वी डोंट नो दिस, सिर्फ सी पता है और एक एंगल पता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की कहानी शुरू होती है तीन साइड से, जिसमें दो साइड पता हो तो तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कहीं कोई डाउट नहीं है, सब बच्चों को ये आता है। लेकिन अगर मान लो कि दो साइड ना देखे, एक साइड दिया गया, तो क्या हम दो बाकी के दो साइड से निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। तब हमको एक एंगल अगर दे दिया जाए तो निकाल सकते हैं, यस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो एक साइड पता हो, कोई भी, तीनों में से कोई भी, और एक एंगल पता हो, तीनों में से कोई भी, तो हम बाकी के साइड्स को निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री सीखा गया था। तो तुम अगर देखोगे इस ट्रायंगल में साइन ऑफ थीटा लगाओगे, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा पी बाई एच। पी हमारा है एच और एच हमारा है सी, तो यहां से हो जाएगा इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ बोलिए, किसका डाउट था? किसी ने तो बजाया था, डाउट है? ओके, देखो डाउट हो तो तुम लोग हैंड रेज कर सकते हो, और अभी माइक अगर वर्क नहीं कर रहा हो तो चैट में लिख सकते हो, तो मैं देख लूंगा, अगर थोड़ा बहुत होगा तो उसको अपन डिस्कस भी कर लेंगे। सो एच कैन बी रिटन एज, साइन थीटा की जगह बी लिखना पड़ेगा, सॉरी, ये साइन बी लिखो, एंगल बी है हमारा, तो ये साइन बी, तो ये एच जो होगा वो सी साइन बी, ये जो पूरा टर्म है ये हमारा एच है। तो हमने क्या लिखा है, सी साइन बी लिखा है, देखो। सिमिलरली जब हम बी को बेस लेंगे तो ये पूरा हाइट की तरह बिहेव करेगा, जब हम ए को बेस लेंगे तो ये पूरा हाइट की तरह बिहेव करेगा। तो देखने में
ये फॉर्मूला अलग दिख सकता है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन है ये वही हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला। तो ये भी फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, हाफ ए बी साइन सी, बी सी साइन ए सी साइन बी। तो ट्रायंगल के ये सारे फॉर्मूले अपने को ध्यान में होने चाहिए। ट्रायंगल के बारे में कुछ और बातें हैं जो अपने को ध्यान में होनी चाहिए। कैसे? जैसे देखो, हम्म, हम्म, हम्म। ट्रायंगल के बारे में, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्योंकि एक बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला ट्रायंगल है इक्विलेटरल। तो जैसे मैंने बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता क्या है कि तीनों साइड बराबर होते हैं। ये तीनों साइड बराबर होते हैं। ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, और ये हमारा हो गया सी। तो किसी भी ट्रायंगल का सेंटर जो होता है, सेंटर, ये होता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, ये अच्छी बात है, ये संयोग है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर सब एक ही पॉइंट होता है। सेंट्रोइड क्या होता है? मीडियन, जहां बाइसेक्ट, मीडियम एक दूसरे को कट करते हैं, बाइसेक्ट वर्ड सही नहीं होगा, मीडियन, मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो साइड है, वो एक दूसरे को जहां पर कट करते हैं उसको बोला जाता है सेंट्रोइड। इन सेंटर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर। सरकम सेंटर क्या होता है? साइड को बाइसेक्ट करने वाले लेंथ, जो लाइन है। तो खैर मैं उस सब के बारे में नहीं जानना चाहता, वो सब बहुत सारी बातें हैं, मैं सब में चला जाऊंगा तो जो एक्चुअल चीज है वो छूट जाएगा। तो सेंट्रोइड बोलो, इन सेंटर बोलो, सरकम सेंटर बोलो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ये सब सेम ही होता है। सेंट्रोइड इज सेम एज इन सेंटर, इज सेम एज सरकम सेंटर। ये सब सेम ही है, एक ही पॉइंट है। लेट्स से दैट इज ओ। मेरे को अगर कोई बच्चा इस क्लास में बैठा हुआ, ये तो आप लोग को पता होगा कि ओ ए और ओ बी या फिर ओ सी ये आपस में बराबर होते हैं, और ये जो डिस्टेंस होता है ना, और ये जो लेंथ होता है, इसको बोलते हैं सरकम रेडियस। सरकम रेडियस मतलब कि एक सरकम सर्कल ड्रॉ करना हो तो उसका रेडियस जो होगा ना, वो यही लेंथ होगी, ये लेंथ, ये लेंथ। और पहले मैं सरकम रेडियस के बारे में बात करता हूँ, और बातें बाद में होंगी। क्या कोई क्लास में बैठा हुआ ऐसा बच्चा है जो ये ओ बी बता सकता है कितना होगा? व्हाट इज ओ बी, या फिर व्हाट इज ओ सी, और व्हाट इज ओ ए, ये लेंथ कितना होता है, क्या बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ एल? और अगर ट्रिग्नोमेट्री यूज करना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो, या जो भी यूज करना चाहते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, तुमको जो मर्जी यूज करो, मेरे को ओबी लेंथ चाहिए। ट्राई करो तो देखते हैं कितने बच्चे, और यार इत्मीनान से ट्राई करना है, जल्दीबाजी का कोई जरूरत नहीं है। आज हमको जल्दीबाजी दिखाने में, गलती करने का कोई जरूरत नहीं है। जब भी मैं क्वेश्चन दूं प्रॉपर टाइम लो, सॉल्व होना जरूरी है, जल्दी होना जरूरी नहीं है। आज के दिन, जिस दिन जल्दीबाजी होगा उस दिन बताएंगे कैसे करना है, लेकिन आज हमको आंसर सही होना। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। आज हम कैलकुलेट करते हैं इसको, लेकिन इसको हमेशा के लिए अब याद कर लेंगे, अब इसको बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मैं तुम लोग को देता हूँ 2-3 मिनट, चलो ट्राई करके बताओ। जिनका हो जाए वो हैंड रेस करेंगे। वेरी गुड।
किसने किया है एक बार चेक करने दिए। मल्हार वेरी गुड, आध्या गुड। बाकी बच्चों से भी उम्मीद है मेरे को, ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लो लेकिन करो। ऐसा नहीं कि वो बच्चे तो कर ही लेते हैं, हमको क्या करना है। बहुत बार बच्चे ऐसे अपने आप को साइड कर देते हैं। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो उनको लगता है कि ये क्वेश्चन तो बस वो 4 बच्चों के लिए जो जनरल आंसर करते हैं, बाकी हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे बच्चे सिमिलर हैं। वेरी गुड नुपुर, बढ़िया। ओके, नंदिनी ने भी किया है, दैट इज गुड गुड। तन्या ने भी किया, गुड। हितिका ने भी किया। आदित्य, वेरी गुड। देखिए, मैक्सिमम बच्चों के हैंड रेज हो गए हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसका लेंथ जो होता है, ये जो ओबी है, ये होता है L/√3। जो भी साइड लेंथ होगा उसका 1/√3 टाइम्स। कैसे होता है, क्यों होता है, वो अभी चेक करेंगे, ये भी हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन इसको याद करना जरूरी है। ये बार बार तुम इसको प्रूफ करने जाओगे ना तो टाइम लगेगा, और ये बहुत कॉमन डेटा है, तो हमको इसको याद करने में क्या बुराई है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। मैं एक सिंपल तरीके से प्रूफ करना सिखाता हूँ। जैसे ये जो पॉइंट है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप कर दिया जाए ना, तो ये बाइसेक्ट कर देगा बीसी को। ये हो जाएगा L/2 और ये भी हो जाएगा L/2। चाहो तो इसका तुम डी नाम दे दो। और ये एंगल बाइसेक्टर भी रहता है, ये एंगल 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री, क्योंकि पूरा 60 डिग्री है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो रहा है एक ट्रायंगल है ऐसा, ये हमारा ट्रायंगल है। कुछ लोग अलग तरीके से भी प्रूफ किए होंगे। देखो, प्रूफ हजारों तरीके से होते हैं। कौन सा सही है सर, मेरा सही है कि नहीं, क्योंकि माइक बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, नहीं तो मैं टू वे कम्युनिकेट करता हूँ। मैं अभी बहुत सारे बच्चों से पूछता आंसर क्या है, कैसे किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ये सिस्टम है वो बहुत अच्छे से भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वन वे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। बट ये 1-2 दिन की बात है। जब भी बच्चा कोई आंसर क्लेम करता है कि सर मैंने ये आंसर लाया है, तो मेरे को इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है जानने में कि वो लाया कैसे। तो डेफिनेटली कम से कम 4 बच्चों से ये क्रॉस क्वेश्चन में करता अभी, कि आया कैसे। और हो सकता है चारों बच्चे के लॉजिक अलग अलग हो और चारों का सही लॉजिक हो। लॉजिक सही होना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारा लॉजिक सही होना। बाकी आंसर्स तो सही होगा, लॉजिक तो आएगा ही, सेम ही आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये लेंथ हमारा है L/2, ये हमको पता है, और ये एंगल 30 डिग्री। हमने बताया था कि जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो और एक साइड पता हो और बाकी के 2 साइड्स निकालने हो, तो ट्रिग्नोमेट्री इसी दिन के लिए तुमको सिखाया गया था। मैं कुछ देर के लिए इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूँ और इसको स्मॉल आर से डिनोट करता हूँ। स्मॉल आर क्यों डिनोट किया, ये हमारा इन रेडियस होता है। दिस स्मॉल आर, यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना, ओडी, ओडी जो है इसको इन रेडियस बोला जाता है, इन रेडियस। अंदर में सर्कल ड्रॉ करना होगा तो उसका रेडियस होगा, तो उसका भी लेंथ निकल जाएगा। सिर्फ सर्कम रेडियस हमने निकालने बोला था, लेकिन उसका भी लेंथ निकल जाएगा। अब क्या करो, इस ट्रायंगल में तुम बेस पता है अपने को और हाइपोटेनियस निकालना है, तो बेस और हाइपोटेनियस रिलेटेड एक रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ 30 डिग्री अगर यूज करें तो L/2 डिवाइड बाई आर। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बच्चों को शायद याद हो या ना हो, मैं इसको याद करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। सो L/2 आर, ये √3/2 होता है, ये 2 विल गेट कैंसल्ड, और यहां से एक लाइन में R इज इक्वल टू L/√3। ज्यादा दिक्कत है ही नहीं। अगर हमको स्मॉल आर निकालना हो तो ठीक है, साइन थीटा ले लो। इसी ट्रायंगल में अगर साइन 30 डिग्री ले लोगे, साइन 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, आर डिवाइड बाई एच। या tan 30 डिग्री ले लो, और अच्छा रहेगा। एच तो हमने अभी निकाला, मान लो तुमको एच याद ही नहीं है, तब कैसे करोगे, तो सीधे सीधे तुम tan थीटा ले लो, tan 30 डिग्री। ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, R/L/2, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3।
और ये हो जाएगा 2r/l। तो यहां से अगर अपने को r निकालना हो तो स्मॉल r इज इक्वल टू l/2√3। तो ये हमारा वैल्यू हो गया। तो इन रेडियस भी अगर अपने को निकालना हो तो निकाल सकते हैं। मैंने कहा ना, ये एक तरीका है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। हमको 10 तरीके पता हो अच्छी बात है। जो बच्चे ओलंपियाड वगैरह कोशिश करते हैं उनको मैक्सिमम चीजें पता होती हैं। लेकिन अगर मान लो हम उतने शार्प नहीं है या हमारा टारगेट ओलंपियाड वगैरह नहीं है, तो हमको 100 तरीके आने का जरूरत नहीं है। हमको एक ही तरीका है लेकिन सॉलिड है, हम कभी उसमें कंफ्यूज ना हो, ऐसा ये जरूरी है। जब भी मैं कोई चीज बताऊंगा, कोई चीज करूंगा, तो उसमें हो सकता है कि कोई और तरीके से भी आंसर आ जाए। मोशन इनवंडी में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि हमने कहा कि ऐसे करने से होगा, तुम कहोगे सर ऐसे भी तो हो सकता है। जरूर हो सकता है। एक ही तरीके से क्वेश्चन बने, ये सिर्फ 10th क्लास तक बच्चों को लगता है। एक क्वेश्चन को 100 तरीके से सॉल्व किया जाता है। लेकिन हमको एक ही तरीका अगर सॉलिड तरीके से आ गया तो कभी भी आएगा तो करेंगे। बाकी तरीके अगर आते हैं तो अच्छी बात है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ये जो वैल्यू है l/√3 जो निकाला, ये सबसे रिजल्ट है। मैं क्या बताऊं इसका इंपॉर्टेंस कितना है। आज मैं शायद इसको जस्टिफाई ना कर पाऊं। जिस दिन फिजिक्स डिस्कस होगा और जिस दिन ये आएगा, अभी तो ये सिर्फ मैथ की तरह आ रहा है, तो ये जो है ये बहुत बार आएगा। और अपने को ये चीज एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। l/√3 जो साइड लेंथ है /√3। तो ट्रायंगल के बारे में इनफ बातें हो गई हैं। अपन अब पैरेललोग्राम के बारे में कुछ बातें कर लें। पैरेललोग्राम भी एक रेगुलर फिगर है और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। उसके बाद फिर सर्कल पर आएंगे। पैरेललोग्राम क्या होता है, देखो, पैरेललोग्राम एंड रोहम्बस, ये दो चीजें अपने को देखनी है। चार पैरेलल साइड्स होते हैं। हाँ, ट्रायंगल के बारे में एक चीज और हमने नहीं बताया, देखो इस पर आएंगे। ये ट्रायंगल का जो ये फॉर्मूला है ना, ये जो हाफ बेस इंटू हाइट, ये जो भी फॉर्मूले हमने लिखे हैं, अगर एक चीज और ध्यान में रखना है, बस एक चीज छूट गया था ये। अगर मान लो दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दो पैरेलल लाइंस है, और हमने क्या किया, बेस फिक्स कर दिया। लेट्स से दिस इज बी एंड दिस इज सी, और ए पॉइंट हमने इसमें कहीं भी ले लिया, जैसे यहां ले लिया ए पॉइंट, यहां ले लिया ए पॉइंट, यहां ले लिया ए पॉइंट, कहीं ले लिया, इस लाइन पर कहीं भी ए ले लिया, इसको एक्सटेंड कर दो, कहीं भी ए ले लो, कहीं भी ए ले लो। अगर तुम बी सी से ए को ज्वाइन करोगे, मैं सबसे टेढ़ा आड़ा तिरछा वाला जो है वही ज्वाइन करता हूं। अगर ये ट्रायंगल हो तो भी, इसके अलावा ये ट्रायंगल हो तो भी, ये ट्रायंगल हो तो भी। हमने तीन ट्रायंगल बनाए हैं, तीनों का एरिया सेम होगा, एरिया ऑफ ऑल द थ्री ट्रायंगल्स। अभी चौथा वाला भी हमने ज्वाइन नहीं किया, ज्यादा गंदा दिखेगा डायग्राम, इसलिए। नहीं तो तुम जितने भी पॉइंट्स बनाना है बना लो और सबको ज्वाइन कर दो, बेस सेम हमने रखा है बस। एरिया ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स विल बी सेम। क्यों? बहुत सिंपल लॉजिक है। ये BC को अगर मैंने कुछ देर के लिए x मान लिया, लेट्स अज्यूम दिस, तो परपेंडिकुलर जो है सामने वाले कॉर्नर से, वो चाहे यहां पर लो, चाहे यहां पर लो, चाहे यहां पर लो, ये सब दो पैरेलल लाइंस के बीच का सेपरेशन होता है। और ये दो पैरेलल लाइन के बीच का जो सेपरेशन है, ये चेंज नहीं होता, ये हर जगह h ही होगा।
तो एच इज सेम, बेस इज सेम, सो एरिया विल बी सेम, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स इंटू एच। ये प्रॉपर्टी होती है, और तुम लोग ने शायद जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, याद भी होगा, कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर हमने कोई भी ट्रायंगल फॉर्म किया जिसका बेस सेम है, तो उसका एरिया सेम होगा। तो ये भी बहुत बार हमारे लिए काम आने वाला चीज है, इसको ध्यान रखना। और इसी बात पर, इसी चीज को हम लोग पैरेललोग्राम में भी थोड़ा सा रियलाइज करने की कोशिश करेंगे। पैरेललोग्राम होता क्या है? तो पैरेललोग्राम एक इस तरह का फिगर है। इस तरह का एक फिगर है। मैंने फिर से इसको एल और इसको बी से डिनोट किया, लेकिन ये एंगल जो है नेसेसरली 90 डिग्री हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये एंगल जो है ये नेसेसरली 90 डिग्री हो ये जरूरी नहीं है। सो अल्फा और बीटा, मैं अगर इसको लिखूं तो ये एंगल भी फिर हमारा बीटा हो जाएगा और ये एंगल हमारा अल्फा हो जाएगा। एक बात याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा ये 180 डिग्री होता है, नो डाउट, लेकिन अल्फा और बीटा ये 90 डिग्री के बराबर होने चाहिए, नॉट नेसेसरी। हो भी सकते हैं, अगर 90 डिग्री हो गया तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, नॉट नेसेसरली। 90 डिग्री कुछ भी हो सकता था एंगल। और अगर ये एल है और ये बी है और ये एंगल्स हमारे दिए हुए हैं, कोई बता सकता है कि इसका एरिया क्या होगा? पेरीमीटर तो बताने का जरूरत नहीं है, पेरीमीटर मैं अब इसके बारे में बात नहीं करने वाला। एल बी, ये भी बी हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा, तो पेरीमीटर को सब लोग फिर से लिख सकते हो 2 टाइम्स एल प्लस बी। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। एल प्लस एल, बी प्लस बी, पेरीमीटर को है ही नहीं कुछ। पेरीमीटर तो एकदम बेकार चीज है। मतलब अगर अब तक तुमको नहीं पता तो तुम इसको भाव देते होगे, लेकिन है ही कुछ नहीं। सबका लेंथ ऐड करना, यही तो है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में मजा नहीं है। एरिया, ये जो एरिया बन रहा है, ये जो एरिया है, ये ये कितना है बता सकते हो? गुड। ओके, बढ़िया। मैक्सिमम वीडियोस कर रहे हैं, दैट इज गुड। गुड, दैट इज वेरी नाइस कि इस मैक्सिमम बच्चों ने हैंडल्स किया। तो देखो, अगेन, मैं अगर माइक वर्क कर रहा होता तो मैं आंसर लेता, लॉजिक लेता, लेकिन क्या बताऊं, अब वो सब चीजें अभी आज वर्क नहीं कर रही हैं, तो मेरे को मोनोटोनसली अपना ही आंसर बता के आगे प्रोसीड करना पड़ रहा है। तो देखो क्या होगा, इसको करेंगे कैसे। हर चीज को याद करने का जरूरत नहीं होता, यही तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है। क्लास 11 12 में हम याद कम करते हैं और लॉजिक पर ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे मान लो ये हमने कोई ट्रायंगल बना दिया, ए पैरेललोग्राम बना दिया, ये हमारा पैरेललोग्राम है, नाम दे देते हैं, लेट्स से ए बी, ये हमारा हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। तुम कोई भी दो कॉर्नर्स को, मतलब डायगोनल अगर चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। डायगोनल ड्रॉ कर दो, जैसे बीडी ज्वाइन कर दो। ये हमने बीडी को ज्वाइन कर दिया। अब ये ट्रायंगल हो गया, बी सी डी एक ट्रायंगल हो गया। और अगर तुम देखोगे तो बी सी डी और ए बी डी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये ट्रायंगल जो है और ये ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब नीचे वाले का जितना एरिया होगा ऊपर वाले को उतना ही एरिया होगा। और एरिया फिर ट्रायंगल हम लोग को पता है। अब अगर हम लोग हाफ बेस इंटू हाइट यूज करना चाहते हैं तो हमको यहां से, अगर बी सी, ये लेंथ एल है, लेट्स अज्यूम दिस, तो अपने को अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, अपने को परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, ड्रॉप करो, एक्सटेंड करो इसको, ये परपेंडिकुलर है। और याद रखना कि अगर ये एंगल हमारा अल्फा है, ये एंगल अगर हमने अल्फा लिया था, तो इस एंगल को भी अल्फा ही होना पड़ेगा, ये जरूरी है।
इसको हमने बी लिया था तो इसको भी बी होना पड़ेगा। यानी कि बेसिकली वी आर डीलिंग विथ अ ट्रायंगल और रादर राइट एंगल ट्रायंगल। मैं जानबूझ के ट्रायंगल को बिल्कुल अलग से बना देता हूँ ताकि तुम लोग को उस डायग्राम में तकलीफ ना जाए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे उस डायग्राम में तकलीफ होते हैं। हम उन्हें को ये हाइट चाहिए, ये हाइट है एच, बस ये हाइट मिलना चाहिए। तो हाफ बेस इंटू हाइट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री इसी दिन के लिए पढ़ा है। एक साइड पता हो और एक एंगल पता हो तो साइन थीटा लगाओ। साइन ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू पी बाई एच। पी हमारा है एच और एच हमारा बी, तो एच हमारा हो जाएगा बी साइन अल्फा। बी साइन अल्फा। तो ये नीचे वाले ट्रायंगल का अगर एरिया की बात करो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बी साइन थीटा और साइन अल्फा। लेकिन ऊपर वाले के साथ अपने को निकालना है तो इंटू टू करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे का एरिया सेम है। तो ये टू विल गेट कैंसल्ड और यहां पर हो जाएगा एल बी साइन अल्फा एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। इसमें कुछ भी हमने नया नहीं किया है। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज किया, थोड़ा सा बेसिक ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला यूज किया, आंसर आ गया। और भी तरीके हो सकते हैं। तो पेरीमीटर आ गया, एरिया आ गया, तरीका भी समझ गए। इसके बाद बात होती है रोहम्बस की। रोहम्बस क्या होता है? रोहम्बस आपका अगर साइड लेंथ बराबर हो जाए, स्क्वायर को थोड़ा टिल्ट कर दो तो हो जाता है रोहम्बस। इसको बोलते हैं रोहम्बस। सबके साइड लेंथ सेम होंगे, ए ए ए। और ये जो एंगल्स हैं, अगेन ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा हो जाएगा और ये अल्फा हो जाएगा। फिर से 90 डिग्री कोई नेसेसरी नहीं है, हो भी सकता है तो रोहम्बस स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन इन जनरल ये 90 डिग्री नहीं होते। अब जो जो बातें हमने एक पैरेललोग्राम के लिए करी, वो सारी बातें इसके लिए भी वैलिड है। सारा काम कर सकते हैं। पेरीमीटर का तो कोई बात ही मत करो। पेरीमीटर का तो कोई बात ही मत करो, सिंपली 4 टाइम से लिख दो, हटाओ कहानी। एरिया, अब एरिया के बारे में भी क्या सोचना है, हमने तो ऑलरेडी एक जनरल फिगर का निकाला हुआ है, एल बी साइन अल्फा। तो यहां पर एल की जगह ए, बी की जगह एच, ए स्क्वायर साइन अल्फा हो गया। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। लेकिन रोहम्बस में एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और वो बात पैरेललोग्राम में नहीं होता। क्या है वो समझने की कोशिश करो, और इससे भी हमारे कुछ रिजल्ट्स रिलेटेड होते हैं। जैसे पैरेललोग्राम जब तुम बनाओगे, मैं जानबूझ के एक ऐसा पैरेललोग्राम बना रहा हूँ जिससे तुमको फील आ जाए। मैं एक साइड को बहुत बड़ा कर रहा हूँ और एक साइड को थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। इससे अपने को क्लियर समझ में आता है कि जो हम बोलना चाहते हैं वो क्या है। और एक रोहम्बस है, इसके तो सारे साइड्स बराबरी करने पड़ेंगे। ये अपना इसी प्रॉपर्टी का बात है। इसमें जब तुम डायगोनल बनाते हो, डायगोनल, तो पहले तो डायगोनल सेम लेंथ के नहीं होते, ये समझ में आना चाहिए। ये जो डायगोनल है ये सेम लेंथ के नहीं होते। इसमें भी अगर तुम डायगोनल बनाओ, ये हमारा डायगोनल है, ये लेंथ सेम नहीं होता। जनरली स्क्वायर में, रेक्टेंगल में लेंथ सेम होता है डायगोनल का, लेकिन यहाँ नहीं होता। लेकिन पैरेललोग्राम में इनके बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल है या ये जो एंगल है, इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। ये जैसा शेप रहेगा, जैसा मतलब साइज, साइड लेंथ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ये, मान लो इसको मैंने लिख दिया अल्फा, इसको मैंने लिख दिया बीटा, तो ये अल्फा बीटा पर कोई कंडीशन नहीं है। अल्फा बीटा क्या होगा, ये 30 भी हो सकता है अल्फा बीटा,
बट 90 डिग्री से भी बड़ा दिख रहा है तो 120 भी हो सकता है, मतलब ये दोनों मिलके 180 हो जाएंगे, ये बात सही है। अल्फा प्लस बीटा 180 ये हो सकता है, लेकिन अल्फा हमेशा क्या होगा और बीटा हमेशा क्या होगा इसके बारे में कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन हमारा रोहम्बस में है ये 90 डिग्री ही होगा, ये चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। और दूसरी बात, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। इसको एक स्टेटमेंट में अगर लिखूं मैं, तो इन रोहम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट each other perpendicularly। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए और भी बातें अपनी एरिया की बन सकती हैं यहाँ पर। कैसे? जैसे मान लो तुमको साइड लेंथ पहले हमने दिया था, अगर साइड लेंथ ना देके मैं डायगोनल के लेंथ दे दूं, जैसे ये जो डायगोनल है मैं जैसे नाम दे देता हूँ ताकि तुमको क्लियर समझ में आए, ए बी सी डी। तो जैसे ए सी को मैंने मान लिया एक्स और बी डी को मैंने मान लिया वाई। लेट्स अज्यूम दिस। अब या तो तुमको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि अगर तुम ए बी सी ट्रायंगल को देखोगे और ए सी डी ट्रायंगल को देखोगे तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, या फिर तुम ए बी डी ट्रायंगल को देखोगे और बी सी डी को देखोगे तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैं एक लिख देता हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी ट्रायंगल बी सी डी। तो एक का जो एरिया कॉन्ग्रुएंसी है, सिमिलरिटी नहीं, कैन्ग्रुएंसी, तो एरिया जिसका होगा उतना एरिया इसका भी होगा। और हाइट है, ये जो डायगोनल का हाफ दिख रहा है, जैसे मान लो एबीडी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो ये जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ हमारी परपेंडिकुलर हाइट है, हाफ बेस इंटू हाइट वाला। और अगर मैंने एसी को एक्स माना है तो ये लेंथ हमारा x/2 है और बीडी का लेंथ y है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया ऊपर वाला ट्रायंगल का एबीडी का, इंटू 2 करना पड़ेगा, तो नीचे वाला भी ऐड हो गया, तो ये हो गया एरिया। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली बचा क्या, हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। तो हाफ इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल्स, जो डायगोनल्स है उनके मल्टीप्लीकेशन, ये भी हमारे एरिया का फॉर्मूला होता है। वो तो खैर हमने जो फॉर्मूला के ऊपर देखा है ये तो है ही साइड लेंथ के टर्म्स में, ये डायगोनल के टर्म्स में। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं, ये क्लास 7th 8th में जब पहली बार आपको फिगर्स इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय ये सारी चीजें थी, लेकिन उस समय हमने ध्यान दिया है नहीं दिया है, अच्छी बात है अगर दिया है तो, आज तक हमको याद है तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये सब चाहिए, एक एक चीज अपने को 11th 12th में चाहिए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कभी ना कभी आएंगी, और ये जितनी भी बातें अगर मैंने मिस की हैं तो दिक्कत करेगा मेरे। एक और क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात कर दूं, इसके बाद हम लोग सर्कल पर आएंगे। तो जैसे ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है जिसके सिर्फ आमने सामने के साइड्स पैरेलल है, बाकी और दो पैरेलल नहीं है, बराबर भी नहीं है। जैसे ये लेंथ मान लो x1, ये लेंथ है x2, और इनका आपस में कोई ऐसा पैरेलल है, साइड बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बाकी के दो साइड्स जो है वो अनइक्वल है, नॉट पैरेलल है, और इसका हमको एरिया निकालना है। वी वांट टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ये बहुत बार ये क्वेश्चन अपने को आएगा ऐसा। तो इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है कि तुम अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा, अगर तुमको कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो तुम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो, और इसको 3 फिगर में डिवाइड कर सकते हो, 1
2 3 3 फिगर में डिवाइड कर दो। 1 एक ट्रायंगल है, 3 एक ट्रायंगल है, 2 एक रेक्टेंगल है। अपने को अगर ये एच पता हो तो रेक्टेंगल का एरिया x1, ये पूरा लेंथ x1 हो जाएगा, फिर ये लेंथ, फिर ये लेंथ, ऐसा करके तीनों का एरिया का सम कर देंगे, हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। लेकिन एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जैसे यहाँ पर पैरेलल साइड से x1 और x2 ये दोनों पैरेलल है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा है, इंटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो अगर इसी बात को यहां पर हम यूज करें, यहां पर देखोगे हाफ इंटू x1 प्लस x2 इंटू एच। और ये प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा ना, इस साइड को ले लो तुम a, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस a माइनस x1। ये हाइट h है ही, तो इस ट्रायंगल का एरिया a1, अगर जिनको प्रूफ करना है तो a1 क्या हो जाएगा, हाफ इंटू a इंटू एच। a2 सेकेंड एरिया क्या है, तो x1 इंटू एच। a3 क्या है, हाफ इंटू x2 माइनस a माइनस x1 इंटू एच। अब ये तीनों को ऐड कर दो, हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो सिंपली a1 प्लस a2 प्लस a3 होगा। इस तरीके से अपन प्रूव भी कर सकते हैं। मेरा पॉइंट हर चीज को प्रूव करना नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि तुम सोच सकते हो। कभी कंफ्यूजन हुआ तो सर अब इसके बाद हमको काम नहीं कर रहा, दिमाग नहीं चल रहा है, ऐसा ही होता है, ऐसा, ये सब आंसर नहीं करना अपने को। अपने को दिमाग से सोच के आंसर करना है, और जब सोचोगे, जब करोगे तो आंसर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, नहीं का बात ही नहीं है। तो जो भी हमारे पॉलीगन हैं उनमें ये सारे इंपॉर्टेंट है। एक और बात है पॉलीगन रिलेटेड, जैसे मैंने ट्रायंगल डिस्कस किया, रेक्टेंगल डिस्कस किया, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है। तो कोई भी पॉलीगन है, तो पॉलीगन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो काम होता है वो रेगुलर पॉलीगन के लिए होता है। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, देखिए, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन देखो, पॉलीगन का मतलब होता है मल्टीपल साइड्स। गॉन मतलब तरीके से साइड होता है, पॉली मतलब मल्टीपल। और रेगुलर, रेगुलर वर्ड जब यूज हो गया तो इसका मतलब होता है सेम। अब अगर ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल को हम लोग पॉलीगन नहीं बोलते, लेकिन उसको ट्रायंगल होता है, उसको भी पॉलीगन बोल सकते हैं। पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, स्क्वायर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, पेंटागन पॉलीगन ऑफ 5 साइड्स। अब सबके लेंथ बराबर हो जाएंगे। जैसे ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज लाइक रेगुलर पॉलीगन। स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन, पेंटागन, हेक्सागन, और न जाने कितने सारे तुम गन बना सकते हो। इसमें एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि सब सेट साइड बराबर है, सब साइड बराबर है। मैं सबको ए से ही डिनोट कर रहा हूँ, छोटा बड़ा ये मत ध्यान देना। मेरा पॉइंट ये है कि सबके साइड लेंथ ए। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि ये एंगल कितना है, तो बहुत आसानी से सारा बच्चा बता देगा 60 डिग्री सर।
ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज दिस एंगल? चैट में लिख सकते हैं तो कीजिए। गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर करने की कोशिश। चैट में जल्दी आंसर लिखिए जिनको पता है। एनीवन? चैट में किसी ने आंसर लिखा? चलो ठीक है, टाइम उतना ज्यादा नहीं है अपन। ये एंगल होता है 108। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये होता है 120। अगर मान लो ये तो रेगुलर पॉलीगन्स है, अगर मैं ऐसे एन साइडेड पॉलीगन, फॉर एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन, अगर मान लो ये एन साइडेड पॉलीगन है और ये कितने साइड का है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को पता है वो एन साइडेड पॉलीगन है और उसका एक साइड मैंने बनाया, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि 7 है, 8 है, 10 है, मेरे को ये चीज नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा शेप होगा ये मेरे को पता है। और ये एंगल, ये जो एंगल है इसको मैं अल्फा से डिनोट करता हूँ, जो मैंने जिसके वैल्यूज लिखे हुए हैं, ये अल्फा का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एन। जैसे ये 60 डिग्री है, तो मैं अगर तुमको थोड़ा सा हिंट कर दूं कि यहाँ पर n का वैल्यू 3 है, यहाँ पर n का वैल्यू 4 है, यहाँ पर n का वैल्यू 5 है और यहाँ पर n का वैल्यू 6 है। वैसे ही कोई n का वैल्यू 7 हो तब भी हमारा आ जाए। बेसिकली आई नीड अ फॉर्मूला फॉर दिस इंटीरियर एंगल। ये जो इंटीरियर एंगल है इसका एक फॉर्मूला n के टर्म्स में जानना चाहते हैं, ताकि उसका वैल्यू n3 डाल दे तो 60 आ जाए, 4 डाल दे तो 90 आ जाए, 5 डाल दे तो 108 आ जाए, 6 डाल दे सबको सेटिस्फाई कर दे। ऐसा एक फॉर्मूला बनाना है और इन साइडेड पॉलीगन का ये कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखो टाइम अपना ओवर हो गया है। 7:15 तक अभी क्लासेस हो रही हैं। मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा तुम लोग का टाइम और पहले करूंगा, 5:45 कर देंगे ताकि 1.5 घंटे की क्लास हो। लेकिन आज तो अपन यहीं तक रखते हैं, ये होमवर्क रहेगा, दिस इज योर होमवर्क। कल हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम दिस इज योर होमवर्क। इनका हो गया अच्छी बात है, लेकिन ये होमवर्क रहेगा, अपन यही से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और भी कुछ फिगर, जैसे सर्कल बच गया है अभी, तो सर्कल और उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बची है, उसके बारे में बातें होंगी। तो जितनी भी चीजें बताई जाती हैं ये सब आपको अच्छे से देखना है, करना है। कोई भी चीज को ऑब्सोलेट है, ये काम नहीं आएगा ऐसा सोच के नहीं छोड़ना है। एक एक चीज मैंने इतना टाइम देकर बताया है इसलिए क्योंकि इसको आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखना है। पहले आता था नहीं आता था मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, अब आना चाहिए। अब कभी भी अगर फिजिक्स में आए तो मेरे को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये सारे वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, ये सारे वीडियो अपलोड होंगे और सारे वीडियो पीडीएफ अवेलेबल होंगे। मटेरियल सेक्शन में जाओगे, रिकॉर्डिंग्स में जाओगे तो दिख जाएगा। मटेरियल के अंदर भी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब वीडियोस। तो ये सब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ लेट मी नो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। किसी को कोई ऐसा बात हो तो वो मेरे को व्हाट्सएप पर पर्सनल चैट कर सकता है। अरे राम, 30 और 72 ये दोनों गलत आंसर है, 108 होता है। थैंक यू।